schedule of Jai Hind program, and today's speakers are Dr. Sanjay Bhargav. He's in anesthesia में है वो, और Satellite Hospital अजमेर में है. Second speaker हमारी कनिका मैम है. She is present here and वो food and nutrition में है राजस्थान यूनिवर्सिटी से. And of course the chief guest Honorable हैदर अली जैदी सर, एंड ही इज गोइंग टू हमें अवेयर करेंगे जय हिंद पुलिस के बारे में कि पुलिस का क्या इम्पोर्टेंट रोल है कोविड मैनेजमेंट में, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड को रोकते हैं. अमित सर के बारे में बोलना चाहती हूँ. सर ने अपना कैरियर ज्वाइन किया था एज आईपीएस ऑफिसर, अ वेरी एफिशिएंट एंड एनर्जेटिक आईपी ऑफिसर एंड स्मार्ट आल्सो. सर्कल ऑफिसर इन जयपुर, जोधपुर एंड अलवर. He was in Anti-Corruption Bureau in Ajmer, additional SP, Alwar, Bharatpur, Discom and JDA. Then he was Superintendent of Police in Sikar and Bharatpur. At present, he is Deputy Commissioner. No, he was Deputy Commissioner of Police in Traffic also. And at present, he is Deputy Inspector General in our Rajasthan government and in intelligence department. Sir, डर लगता है intelligence वालों से. Sir served in United Nations mission in Kosovo and as a head of elections, and he got many commendations, many awards. If you see his family life history, his father, sir के father भी एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व के धनी थे. We don't have, and really we miss him. और वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एचओडी थे. सर की वाइफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश में, शी इज अ प्रोफेसर एंड ही हैज 2 डॉटर्स. 2 सर की डॉटर्स हैं, बहुत प्यारी स्वीट सी. एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एक जुडिशरी में है, और सर के सन है, ही इज आल्सो इन दिस मेडिकल, ही इज अ डॉक्टर. सर की मदर, शी इज स्टिल वर्किंग. अभी लॉकडाउन से पहले भी वो वर्क कर रही थी मोती डूंगरी में, एंड शी इज मैनेजिंग गर्ल्स स्कूल. मतलब शी इज वेरी डेडिकेटेड ताकि गर्ल्स में एजुकेशन का हो. वी रियली सैल्यूट हर करेज सर. शी इज डूइंग दिस एंड यू बिलोंग टू सच रिनाउंड फैमिली. वी सैल्यूट यू, योर वर्किंग, योर एफिशिएंसी. जय हिंद. इनवाइटेड. Thank you ma'am. I feel so humble and so grateful. You've spoken such good words about me. एक बार मैं चाहूँगा कि you tell me about the audience. Students हैं, how many students are there? Yes sir. Okay, speakers के बारे में सुनिए जी. सर कनिका मैम है सर अभी हमारे साथ. संजय सर अभी ओपीडी में है, और रिपुंजय सिंह सर है सर, स्टूडेंट्स हैं. जलालुद्दीन सर है सर, प्रोफेसर हैं, और हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं. तो दे आर ज्वाइनिंग सर. तो आप बोलिए सर. यू आर. थैंक यू. मैं हिंदी में कोशिश करूंगा बोलने की, बीच बीच में बाइलिंगुअल हो जाऊंगा, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी आ जाते हैं. yes. लेकिन कोशिश है जी. मैं बहुत ही आपका ममनून हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. यू इनवाइटेड मी. उस दिन आई हैड सम इमरजेंसी, तो मैं आपके सेशन में कम ही वक्त दे पाया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों से बात करूं. ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर हियर. अजमेर में मेरी पोस्टिंग बहुत रही है. मैं सीओ साउथ रहा अजमेर में, एंड अजमेर में फिर मेरा दरगाह से जुड़ा रहा, उस ड्यूटीज में मैं आता रहा. इसलिए अजमेर इज लाइक अ सेकेंड होम टू मी, एंड आई फील सो कंफर्टेबल देयर. लेकिन अभी कोविड ने सब लोगों को दूर कर दिया. मैं पिछले साल में सिर्फ एक बार ही दरगाह जा पाया, क्योंकि वो लॉकडाउन में बंद रही. तो मेरी कोविड शुरू हुआ तो मैं आई वाज इन भरतपुर. आई हैव सीन द वेव कमिंग एंड जस्ट गोइंग बाय. मैंने उसको महसूस किया, एज ए पुलिस ऑफिसर ही महसूस किया. फिर मैंने देखा कि कोविड में द फर्स्ट पर्सन हु वाज अफेक्टेड वाज माय सन. ही वाज विथ मी इन भरतपुर. वो स्टडी कर रहा था पीजी की. तो हमारे स्टाफ में कोई कोविड पॉजिटिव आया, उसके बाद टेस्ट हुए तो हम सब नेगेटिव आए, लेकिन वो पॉजिटिव आया. बट ही इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, तो असिम्प्टोमेटिक रहा वो. इसके बाद देन आई कॉट कोविड इन नवंबर लास्ट ईयर. मेरा भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बट दिस सेकेंड वेव इज़ हॉरेबल, बिकॉज
मैंने महसूस किया इसको। एंड मैं तो इससे भी बचा रहा, लेकिन मेरे घर के सभी लोग जो थे वो इससे अफेक्टेड हुए। और मेरा चार पांच एक एक समय ये था, एक दिन ये था कि मैं चार चार हॉस्पिटल में मेरे रिश्तेदार जो थे वो एडमिट थे, एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल। बिकॉज ये बीमारी ऐसी है कि एवरीबडी इज एम्पैथाइज विथ यू, वो सब आपसे बात करते हैं, लेकिन आपकी मदद जो है कोई कर नहीं पाता चाहते हुए भी। आप भी कोई कोविड पेशेंट है तो उसके पास नहीं जा पाते, आप घर में क्वारंटाइन हो जाते हैं। एक ये सोशल स्टिग्मा था, वो भी धीरे धीरे अब दूर हुआ। वरना पहले तो ये था कि कोई किसी के घर में कोई कोविड पेशेंट होता था तो पूरे मोहल्ले वाले उससे उसका बाइकआउट करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि नहीं, ये जो और बीमारियां होती है बीमारी है, इसमें बस ये फर्क है कि इट इज़ मोर कंटेजियस, और ये जो है लंग्स पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। और लंग्स पे इसके अब शुरू में इट वाज बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे वो भी एक तरह से ट्रायल एंड एरर कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इट अप्लाइज टू ऑल, बट लकीली इस बार जो है वो हमें एक प्रोटोकॉल मिला है एंड फॉर ट्रीटमेंट। और मेरा मानना यह है कि अगर उस ट्रीटमेंट को हम आम जन तक पहुंचाएं तो वी विल बी एबल टू कंट्रोल इट मोर इफेक्टिवली। खास तौर से भी मैं देख रहा हूँ कि रूरल एरियाज में, गांव में इस बीमारी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। इसके बेसिकली डूज एंड डोंट्स क्या है? एक तो ये है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, दूसरा ये है कि इसको आइसोलेट करना है जिस आदमी सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत कंटेजियस है। ये बात पहुंचानी है, आपके स्टूडेंट्स हैं जो हम पहुंचा सकते हैं उन तक पहुंचानी है। तीसरा ये है कि एक सेकंड स्टेज इसकी ये आती है जब आफ्टर द 6th डे के, जब आपकी कंडीशन थोड़ी डिटोरिएट करती है, और वो पता चलता है आपके ब्लड मार्कर से और आपके सिटी स्कोर से। लंग्स में अगर ये इम्पैक्ट कर गया, उसके बाद देन यू नीड स्टेरॉइड्स। अगर शुरू में स्टेरॉइड देते हैं तो वो ज़्यादा हार्मफुल होता है बीमारी के लिए। और अभी जो आप ये सुन रही हैं ब्लैक फंगस, ये भी इसी वजह से है कि हमने बेतहाशा स्टेरॉइड्स खाई हैं, ध्यान नहीं दिया दवाइयों की तरफ, क्योंकि एक पैनिक रिएक्शन जो है वो सोसाइटी में है कि कुछ भी खा लें हम, ये ठीक हो जाए। तो अगर ये बाद में स्टेरॉइड्स देते हैं तो उसके बाद उसका ट्रीट, फिर उसके बाद उसके फर्दर इम्पैक्ट्स होते हैं। कुछ लोग जो है वो इसमें इसके वीकनेसेस बहुत हैं, लंग्स को इम्पैक्ट करती है, सोशल ट्रॉमा है। मैं उस दिन भी आपसे इस बात का जिक्र कर रहा था कि जो घर में बुजुर्ग हैं हमारे, और जो बच्चे खास तौर से हैं, उनके लिए इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉमा। बिकॉज लकीली वी आर डेट फ्रॉम डेट जनरेशन, फ्रॉम डेट एज ग्रुप, वी आर स्टिल वर्किंग। हम चाहे घर पे ऑनलाइन काम करें या ऑफिस में जाके काम करें, एज ए पुलिस ऑफिसर तो मुझे रोज जाना ही पड़ता है, तो इससे हमारा सोसाइटी से फिर भी कनेक्ट है। लेकिन हमारे घर में ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि इस बीमारी के बाद से पिछले लॉकडाउन से एक तरह से कट से गए। ना तो उनसे कोई मिल सकता, ना वो बाहर आ सकते, ना वो टहल सकते, वो नहीं नीचे जा सकते। एंड एवरीबडी इज स्केयर्ड, दे आर ऑल्सो स्केयर्ड। I've seen my parents. My father unfortunately passed away recently from this ailment only. तो मैंने उनका देखा कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा जल्दी डिटोरिएट हुई, क्योंकि उनको लगता था कि कोई कोविड नहीं लग जाए मुझे, तो वो मास्क लगाए रहते थे, हम भी उनसे दूर रहते थे। तो इसके बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमास हो रहे हैं। तो तीसरी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि एक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक वर्ड है साइंटिफिक टेम्पर, कि हमको साइंटिफिक टेम्पर को इनकलकेट करना है साइंस में। और जो हमारे क्वेक्स जो करते हैं उसमें एक ही फर्क होता है, चाहे हम उसको किसी और परंपरा से जोड़ें। जैसे कई परंपराएं हमारे यहाँ हैं, कुछ ऐसी धार्मिक स्थान होते हैं, कुछ ऐसे सामाजिक स्थान होते हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, कुछ लोग झाड़ा फूका करवाते हैं। वो क्योंकि हमारी सोसाइटी एक अभी तक डेवलप नहीं हो पाई, हमारी एजुकेशन लेवल अभी भी कम है, इसलिए लोग बिलीव करते हैं कि जैसे पहले होता था कि टाइफाइड हो गया तो झाड़ा लगवा लो, पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया तो झाड़ा लगवा लो। कुछ ये कहते थे कि स्मॉल पॉक्स जो है वो झाड़े से चला जाता है, लेकिन वो बीमारियां कम थी, तो उसका झाड़ा कोई लगवाता था तो इसका इफेक्ट जो है दूसरी जगह नहीं पड़ता था। लेकिन इस बीमारी में जो कोविड-19 है, ये इतनी ज़्यादा कंटेजियस है कि अगर इस तरफ हम जाएंगे, अगर क्वेक्स की तरफ या अंधविश्वास की तरफ, जो कुछ लोग इसमें पड़े हुए हैं कि वो जो कुछ और तरह की बीमारियों से, जड़ी बूटियों से या किसी तरह से
इसको दूर भगा लें तो डेट इज इम्पॉसिबल। तो मैं ये कहना चाहूंगा खासतौर से कि अपने स्टूडेंट से कि वो अपनी सोसाइटी में, अपने मिलने वालों में एक साइंटिफिक टेम्पर जो है वो इनकलकेट करें, ताकि गांवों में खासतौर से मैंने कई जगह सुना है कि लोग दवाइयां नहीं ले रहे, वो सोच रहे हैं कि हम जो है वो इस झाड़ा फूका करवा लेंगे, कोई पढ़ के हम पे मंत्र फूक देगा तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। बट दिस इज इम्पॉसिबल। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेज पे जा सकती है। एक तो इस चीज को रोकने की जरूरत है। दूसरा, वी आर ऑल, ये कहना कि मैं कोरोना वॉरियर हूँ, एक्स है वाई नहीं है, वी आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग इन आवर ओन वे। हम सब अपना योगदान जो है, आप भी जो है वो कॉलेज में रह के भी अपना योगदान दे रही है, बहुत बड़ा योगदान है आपका। तो यू आर ऑल्सो कोरोना वॉरियर। एक पुलिसमैन है, उसकी ड्यूटी है कि वो लोगों को रोकता है, वो प्रिवेंट करता है कि आप इकट्ठे नहीं हो, आप मास्क लगाएं, आप जो है वो इस वक्त दुकानें बंद कर लें। तो डेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ड्यूटी। जो हेल्थ वर्कर है उसका अपनी ड्यूटी है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को जो है उससे ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा नजदीक रहते हैं पेशेंट्स के, तो उनको ज्यादा खतरा उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से हमने ये तय किया कि जो वैक्सीनेशन लगेंगे वो पहले डॉक्टर्स के लगेंगे, फिर पुलिसमैन के लगेंगे। इस तरह से हमने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको डिफाइन किया। तो इस वजह से किया। लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि किसी का कंट्रीब्यूशन किसी से कम है। एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग इन हिज ओन वे। और एज अ सोसाइटी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम एक जो भी, आप अगर हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हो या आपने हिस्ट्री पढ़ा हो, तो जो भी बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आई हैं दुनिया में, उनके बाद से सोसाइटी में बहुत तेजी से परिवर्तन भी आया है फॉर दी बेटर चीजें। जैसे यूरोप में जो प्लेग हुआ था, उसके बाद ये परिवर्तन हुआ था कि वहां से स्लेवरी एक तरह से खत्म हो गई थी, वहां से जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था वो शुरू हुआ था अगेंस्ट दी। तो जब भी ऐसी बिलीव्स थी वहां पर कि वो कहते थे कि सब लोग चर्च में चले जाओ, क्योंकि लोग जो है वो मानना बंद कर दिया गॉड को, चर्च में चले जाओ, चर्च में जाएंगे तो उससे प्लेग भाग जाएगा। लेकिन चर्च में लोग जाते थे तो वो ज्यादा कांटेक्ट में आते थे और ज्यादा लोग मरते थे। तो ये कहते हैं ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूरोप डाइड बिकॉज ऑफ इट। तो उसके बाद से लेकिन परिवर्तन भी आए। तो एक तरह से ये हमारे लिए एक झटका है बहुत बड़ा। हमारे हमारे जो कॉन्शियस है उसको झटका है कि देखिए गरीब जो इनइक्वलिटी सोसाइटी में वो किस तरह उभर के आ रही है। जो आज जो आदमी रिसोर्सफुल है वो इलाज भी करा पा रहा है, जो रिसोर्सफुल नहीं है वो इलाज नहीं करा पा रहा। इसलिए सोशल वेलफेयर स्कीम बहुत सारी स्टेट ने दी हैं। तो ये सब चीजें जो सोसाइटी जो टर्न कर रही है, अभी डिस्टेंट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। आज ये जरूरी हो गया कि हम लोग जो है वो अपनी बात थ्रू डिजिटल मीडियम कह पाए। ट्रांसैक्शंस डिजिटल बढ़ गए। आज जो हमारी सोसाइटी में बहुत, इंडियन सोसाइटी में तो बहुत कम चीज़ें थी, डिस्टेंट लर्निंग, डिजिटल ट्रांसैक्शंस ये बढ़ गए। खाना पीना जो है वो डिफरेंट मोड ऑफ डिलीवरी बढ़ गए। आज रेस्टोरेंट्स में जाना कम हो गया। तो जो भी इस तरह की आपदाएं आती हैं, जो भी इस तरह की जो ट्रेजिडीज होती हैं, या इस तरह के जो एपिडेमिक्स होते हैं, या इवन वॉर्स जो बड़ी हुई हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद से कितने परिवर्तन आए पूरी पूरी दुनिया में आए। कितने कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हुए, कितने यूरोप में जो है किस तरह से वुमेन एजुकेशन की तरफ जोर दिया गया, किस तरह से वुमेन इक्वलिटी बढ़ी, किस तरह से लोगों वुमेन वर्क फोर्स बढ़ी। क्योंकि जर्मनी में और कई जगह जो है वो तो वहां पर आदमी बचे ही नहीं थे काम करने के लिए, तो फिर विमेन आ गया ही, उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया। तो ये हमारा उस दौर, एक जो कहते हैं संक्रमक काल है, एक ट्रांजिशन पीरियड है ये। और इस ट्रांजिशन को हम अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए कैसे जो है वो किस तरह से महफूज कर सकते हैं कि हम महफूज रहें, हमारे रिश्तेदार महफूज रहें, हमारे आस पड़ोसी महफूज रहें। किस तरह से हम अपने दिमाग को इसमें आगे बढ़ा सकते हैं कि हम किस प्रकार से नई नई अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी इससे। जो कई लिटरेचर जैसे अभी आया है, एक युval हरारी की किताब है, तो उसमें 3 बुक्स हैं उसकी। एक तो है हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस, दूसरी है हिस्ट्री ऑफ होमोडियस, हिस्ट्री ऑफ टुमारो, एक तीसरी है 21st लेसन फ्रॉम 21st सेंचुरी। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो सोसाइटी जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, जो भी एक पहली चीज तो ये है कि हम लोगों से इसलिए अलग हैं और हम इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वी नो हाउ टू कोऑपरेट अमंग आवरसेल्व्स।
तो इससे हमारा जो इतना मास कॉपरेशन होता है, इससे एक हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो डेवलप होती है। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई है कि किस प्रकार से हमने जो हम अगर हमारे में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वी नो हाउ टू एडजस्ट आवरसेल्व्स। तो जो भी स्पीशीज अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं टुवर्ड्स दी न्यू जो सोशल ऑर्डर है या एनवायरमेंटल ऑर्डर है, तो ही हम सर्वाइव करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पहले जो थे वो जो हंटर्स थे, हंटर गैदरर्स थे, तो वो कोप नहीं कर पाए, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। फिर हमारी रेस आई, एग्रीकल्चर की रेस आई। लेकिन अब आने वाला समय है वो है बायोटेक्नोलॉजी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसी प्रकार से किस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉयमेंट कम होंगी। पहले आपने जयपुर में सब जगह जो है वो दस्तकार थे, हाथ से काम करते थे लोग, उसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट था, लोग इक्वलिटी भी थी, लोगों को बराबर की वेजेस मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे जो ये कंप्यूटर एज आई, आज नैनोमीटर से भी लोग कंपेयर करने लगे इसको, तो अब सारा कंप्यूटराइजेशन हो गया। इवन इन सूरत, जयपुर, जो एम्प्लॉयमेंट लेबर ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज थी, वो सिमट की कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो गई। तो मैंने सिर्फ आपको इसके जो मेरे दिमाग में प्रश्न थे कि ये जो आपदा है इसको हम कैसे कोप करेंगे, किस प्रकार से आने वाली जनरेशन को हम महफूज करेंगे, किस प्रकार से हमारी एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, किस तरह से हमारा हेल्थ सिस्टम चेंज होगा। जैसे युवल हरारी कहता है कि धीरे धीरे मेडिकल साइंस जो है वो डॉक्टर्स की जो ज़रूरत है, फिजिकल प्रेजेंस है, वो कम होती जाएगी। एक वक्त ही आएगा कि हमें एक चिप लग जाएगी और वो सब बता पाएगी कि हमें क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी के सेल्स हमें डेवलप हुए, कैंसर सेल्स कब बने, टीबी सेल्स कब बने। इस प्रकार से एक समय ही आएगा। एक समय ये बताते हैं ये आएगा कि एडवोकेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। आप सब चीज़ ऐप के जरिए आपको अगर कोई प्लीड करना है, अब देखिए धीरे धीरे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट्स कम होती जा रही है। आज जो है डिस्टेंट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी अदालतों का काम हो रहा है। पहले पेशी पे लेके जाते थे इनको, जो प्रिजनर्स थे या जो अंडर ट्रायल्स थे उनको, लेकिन आज फिजिकल प्रेजेंस उनकी जरूरत नहीं है। आज हर जेल में ऑलमोस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रेजेंस हो रही है। तो सोसाइटी जिस प्रकार से चर्निंग कर रही है, जिस प्रकार से हमारा जो अंधविश्वास है उसका रोल धीरे धीरे कम होगा, एक साइंटिफिक सोसाइटी हमारी जो है वो उसका उदय होगा। तो ये सिल्वर लाइनिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो है वो इसकी तरफ ध्यान देंगे। और आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल टू यू, यू हैव गिवन मी सच अ वंडरफुल टाइम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपके यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं। जी, और बोलिए सर, थोड़ा और गाइड करिए, सुनना चाहते हैं आपको स्टूडेंट्स की। हाँ, आवाज लेक्चर बहुत अच्छा रहा और उन्होंने जो पॉजिटिव बोलो बोलो बोलो। हाँ, बहुत अच्छा रहा। सर का, हैदर साहब का जो लेक्चर रहा वो बहुत अच्छा रहा। जो उन्होंने इस एपिडेमिक के बाद जो पॉजिटिवनेस आएगी, हमारा जो अच्छाइयाँ पैदा होंगी उसकी तरफ इशारा किया, क्योंकि अभी हम बहुत स्ट्रेस में चल रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। उन्होंने एक अलग ही बात बताई है और ये बहुत अच्छी बात बताई है, ये बहुत पॉजिटिव है। हैदर सर, मैं आपके वालिद से पढ़ चुकी हूँ, उनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत अच्छा आपका लेक्चर। थैंक यू सो मच। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अभी कोशिश करता हूँ कि कुछ सीखूं। एंड जो अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है वो वी हैव टू क्रिएट आवर स्किल्स। हमें जितना ज्यादा हो सके कंपैशन पैदा करना है, क्योंकि किसी गरीब को देख के, किसी मजबूर को देख के हमें जो भावना आनी चाहिए वो ऐसी आपदा में ज्यादा आनी चाहिए। आई विश यू गुड लक, आई विश यू ऑल गुड लक एंड आई विश यू ऑल गुड विशेस फॉर योर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। जय हिंद। जय हिंद सर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लोग। संगीता आईना शर्मा, जल्दी बोलो। आईना, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बच्चे। हाँ, यस सर, संजय भार्गव सर भी आ गए एंड ही इज आल्सो विशिंग यू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आईना, आई कैन नॉट हियर यू बेटा।
पुलिस का, हाँ बोलिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, पूछिए सर से। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि ये मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है सर, ये कैटल्स में भी आ सकता है क्या? किसमें? जैसे कि जानवर, ये कैटल से ना, गाय बकरी ये सब घूमते रहते हैं। जी जी जी। मैं जितना पढ़ पाया हूँ वो ये है कि जो ये सेकंड जो अभी म्यूटेंट है, ये कुछ जानवरों में आया, लेकिन पहले तो हमें ये चिंता करनी है कि हम इंसानों को कैसे बचा पाए। और बेसिकली तो ये है कि जितना ये एक ही चीज सिखाता है, वो सोशल डिस्टेंसिंग जो कहते हैं। तो आपको किसी भी लिविंग बीइंग है उससे मास्क लगा के मिलना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और कोई ऐसी चीज टच नहीं करनी जिससे कि आपको उससे कांटेक्ट से आपको वायरस का इन्फेक्शन हो जाए। ये चीज है सर। एक्चुअली गांव में ना सब मतलब कैटल्स के ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, आसपास बहुत ज्यादा मैमल्स रहते हैं जी। तो वो मतलब इंसानों से तो अलग रहते हैं, लेकिन कैटल्स के संपर्क में बहुत रहते हैं। मतलब जैसे कि मैंने भी देखा है कि जैसे कोई कोविड इन्फेक्ट हुआ तो उसको बाहर का रूम दे दिया, लेकिन वो गाय भैंस मतलब उसके घर में इतना एरिया नहीं है, लेकिन वो उनके संपर्क में रहते हैं। ये आप सही कह रही हैं। मैं उनको आप सही कह रही हैं। आई ट्राई टू फाइंड फ्रॉम द स्पेशलिस्ट्स, और क्योंकि मैं भी इसमें स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी स्पेशलिस्ट से बात करके। और अच्छा, वैलिड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि खासतौर से रूरल एरियाज में हम काफी ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं कैटल्स के। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पे भी कोई रिसर्च हो और इस पे गवर्नमेंट कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करे। सर क्या मैं कहना है? यस या थैंक यू सर, इट वाज वेरी नाइस लिसनिंग टू यू। ये जो कैटल की बात आप कर रहे हैं ना, ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि जो हाउस होल्ड पेट्स हैं उनमें कोविड हो सकता है। किसमें हो सकता है? हाउस होल्ड पेट्स होते हैं ना जो हमारे घर में डॉग्स हैं, जी 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 कोविड हो सकता है। क्योंकि मैं इसलिए जानती हूँ, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, और जब वो हॉस्पिटल से घर आते हैं तो हमारे घर में जो डॉग्स हैं वो कहते हैं कि मैं जब तक पूरा अपने आप को डिसइंफेक्ट नहीं करूंगा वो डॉग्स को पास नहीं आने देते, बिकॉज डॉग्स कैन गेट कोविड। तो आई एम अगर डॉग्स को हो सकता है तो कैटल को भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। और कौन पूछना? Who want to ask more questions from sir? क्या सर मैं एक आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? सवाल नहीं, मतलब कंसर्न है कि अब जबकि कोविड गांव में भी बहुत फैल रहा है, तो शहर में तो मुझे लगता है कि अभी इतनी अवेयरनेस आ गई है कि मास्क लगा के घूमना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है काफी, क्योंकि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने काफी काम किया है। पर मुझे लगता है कि अब गांव में और शायद पुलिस फोर्स एक अच्छा मीडियम है जो गांव में ये जागरूकता फैला सके कि कोविड से हमें बचना कैसे है। क्योंकि इस समय गांव में हमारे कोई जानकार है, वो गांव में ही रहते हैं, वो कह रहे थे कि हम सब घरों में अपने अपने बंद हो गए, गांव में कोई निकल नहीं रहा, तो एक डर की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि गांव में वो जागरूकता जैसी अब शहर में हो गई है वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पैनिक और जो डर है वो अब शहर वाले तो कुछ समझ गए, मगर गांव के लोग अब आई थिंक उस फेज में आए हैं जब वो बहुत डरे हुए हैं। जी जी, आपका बिल्कुल कंसर्न आपका जो है वो एकदम वैलिड है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी ऐसी गाइडलाइंस गांव में जारी करे। गांव में हम जो है वो जो गांव के विलेज फंक्शनरीज हैं, जैसे आशा सहयोगिनी है, बीट कांस्टेबल्स हैं, उनको और सेंसिटाइज करेंगे ताकि वो और ख़ास तौर से आज सोशल मीडिया का और जो संचार माध्यम है उनका काफ़ी प्रभाव है गाँवों में, तो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि गाँव में कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान गांव में ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं है, लेकिन फायदा ये है कि गांव में जो है वो
सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि वहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए स्केर्सिटी जो गांव में अगर लोग जागरूक हो जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग बड़े आराम से उसकी पालना कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग अनीता जी। अनीता मैम ने भी सर करा है। हम अपने जैदी सर, मैं जैदी से एक सवाल पूछना, सवाल नहीं है सर मेरा, तो जस्ट एक बात जानना है कि चूंकि कोविड-19 के दौरान जो पुलिस विभाग है उसका एक अलग चेहरा, जैसे कहेंगे कि हम एक मानवता का चेहरा सामने आया है, उनके ड्यूटी अवर्स भी काफी बड़े हैं व उनमें स्ट्रेस भी काफी रहता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार या हेड ऑफिसर्स को उनके लिए कुछ करना चाहिए? नहीं मैम, ऐसा है, देखिए अभी स्ट्रेस है। मेरा मानना यह है मैम कि हम लोग जो है वो, मेरा व्यक्तिगत मानना है ये कि अभी मेरे पास आंकड़े हैं, हमारी वर्कफोर्स जो है वो 90,000 के करीब है और वो उसमें तकरीबन 9,000 जो है वो कोरोना संक्रमित हुए हैं दोनों वेव्स में। और इस बार तो पिछले जो 8 महीने में 4,000 हुए थे, इस बार जो है वो 1.5 महीने में 4,000 के करीब हो गए। तो ये आपकी बात सही है बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि पुलिस ने इतने नज़दीक से लोग, क्योंकि लोगों को जब पुलिस से साबिका पड़ता था या उनका कांटेक्ट होता था वो सिर्फ चंद लोगों का होता था, ओनली 5% का, जो कि किसी तरह से या तो ट्रैफिक वायलेशन करते थे या उनके कोई लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन इस दौरान जो है वो काफ़ी लोगों से संपर्क में आए और एक NGOs भी संपर्क में आए हैं, एक मिलजुल के एक काम हुआ है। जैसे अभी हाल में 3 जगह जो है हमने दौसा में, सवाईमाधोपुर में, चूरू में, यहाँ पर तो इवन कोविड सेंटर्स बनाए, ऑक्सीजन बेड्स लगाए। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये माने कि सरकारी सब कुछ देती रहेगी, सरकार भी एक तरह से एक एंटिटी है जो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल द रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू सरकार के। आज टैक्सेस जो है वो, क्योंकि एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, इसलिए पैसा भी बहुत क्रंच है। और मैं तो इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सरकार पता नहीं कहाँ से पैसे लाके और जो है वो अपना काम चला रही है। तो अभी ये आपदा ऐसी है कि हमें अपना हाथ जो कहते हैं न्यू रखना चाहिए, उसको अभी न्यू नहीं करना चाहिए। जब चीजें सामान्य हो तो हम कुछ मांग सकते हैं कि हमने ये किया, लेकिन अभी फिलहाल इसका वक्त नहीं है। मेरा व्यक्तिगत ये मेरी राय है इस मामले में। मतलब मुझे लगता है कि जनमानस को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि वो लोग भी कितना स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जन भागीदारी भी इस बारे में होनी चाहिए सरकार। जन भागीदारी बड़ी है। एंड आई वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 6 months एज SP भरतपुर। तो मैंने देखा बहुत लोगों का सहयोग मिला, बहुत इज्जत मिली है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो भारतीय समाज है वो किसी को भी इज्जत देने में या किसी को सम्मान करने में बहुत ही ज्यादा सकोचाता नहीं है, बहुत ज्यादा उसका दिल खुला हुआ होता है। तो आप थोड़ा सा भी अच्छा काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उसकी बड़ाई मिलती है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल एंड दिस इज टाइम टू कोऑपरेट, नॉट डिमांड एनीथिंग। राजेश शर्मा जी, जलालुद्दीन सर, हाँ पूछिए आप। हाँ, यस यू, आई कांट सी योर नेम। शर्मा, रजनीश शर्मा जी, हाँ आप माइक्रोफोन अपना ऑन करें तब सुनाई देगा। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक कंसर्न है। जैसे मैं जस्ट अभी मार्केट से आया हूँ तो लॉकडाउन होने के बावजूद भी देखा है मैंने कि 90% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं अभी भी। जी हेलो। हाँ हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, आप सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहे हो। हाँ सर। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है सर। अभी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग बाग इतने अवेयर नहीं है या इतने इस बारे में कंसर्न नहीं है कि उनको मास्क लगा के चलना चाहिए। जी, ये मेरा एक कंसर्न है बहुत बड़ा। नहीं, आपका बिल्कुल वैलिड कंसर्न है आपका। लेकिन मैंने महसूस किया है, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैंने महसूस किया है कि पिछली बार जो वेव थी या पिछली बार जो पहला जो वेव थी उसमें लोग बिल्कुल मजाक बना रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे। इस बार इनकी संख्या बढ़ी है
तो ये इससे बिल्कुल बड़ी है। हाँ बड़ी है। तो इसमें जैसे आपका ये इनिशिएटिव है, जय हिंद इनिशिएटिव है, ऐसे बहुत सारी इनिशिएटिव है। ये कोई भी चीज इन्फोर्स नहीं कर सकता, इसको इन्फोर्समेंट के साथ साथ जो है एक सोशल मूवमेंट बनाना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी है। जैसे हम लोग जो है वो कोई भी जो थोड़ा समझदार आदमी है वो घर से कपड़े पहन के बाहर निकलता है। आपने सिर्फ किसी इंसान को देखा होगा कि बिना कपड़े के बाहर निकला। तो ये इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये मास्क भी अब जो है वो इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ बॉडी नाउ। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे मैंने शर्ट पहनी, ऐसे ही मास्क को पहनना पड़ेगा। तो दिस इज लाइक दैट। और इसको देखिए ये चीज जो है वो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो अवेयरनेस है, जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, एंड वी आर गाइडेड बाय सो मेनी फैक्टर्स। हम कई अंधविश्वासों से गाइड होते हैं। कभी हमने ये एक धारणा बना ली कि नहीं साहब, हम जो इंडियंस है बहुत ज्यादा इम्यूनिटी होती है हमें, और हम जो है ये खाते हैं और हम ये पीते हैं और हम जो है वो BCG के टीके लगवाते हैं। वो धारणा भी हमारी दूर हो गई। तो साइंस ये कहती है कि जब तक कि एम्पेरिकली साबित नहीं हो वो चीज नहीं हो सकती। तो हम लोग जो है ना वो ज्यादातर लोग जो है वो, मैं आई विल नॉट से ऑल, बट ज्यादातर लोग हम इन चीजों पे ज्यादा भरोसा भी करते हैं और गपोड़ी होते हैं गपोड़ी। तो वो हम गपबाजी करते रहते हैं, बैठे हुए गॉसिप्स होती ना, अरे उसने ऐसे किया तो उससे दूर हो गया, लेकिन बट दिस इज नॉट फैक्ट। तो ये चीज जो मैंने पहली बार कही थी आपसे कि एक साइंटिफिक टेम्पर को इनकलकेट करना है हमारे अंदर, कि किस प्रकार से हम जो साइंस से जो चीजें प्रूव होती हैं, मेडिकल साइंस से, वही चीज सही होती है, बाकी चीजें गलत होती हैं। तो मैं आई स्ट्रांगली बिलीव इट, और ये सबको बिलीव करना पड़ेगा एक समय में आके। जी सर। Anyone else? Mohsin, Sena sir. Yes. Thank you so much. जी बोले। ओके। रिपुंजय सिंह सर। नहीं, मैं सुन रहा हूँ मैम। अच्छा। सर का, हैदर सर का मैंने परसों भी सुना था, उस दिन भी सुना था। तो मैं उनके साथ डायरेक्टली तो नहीं, पर कई बार मिला हूँ उनसे। JDA में मिला, अजमेर भी जब पोस्टिंग थी तब मिला था। तो सर से परिचय है, मुझे सर की फंक्शनिंग के बारे में पता है। और मुस्तफा सर को मैं कई बार OTs बुलाता रहता हूँ सेशंस के लिए। तो इट वाज नाइस एंड कूल सेशन सर। We got many things to learn from you. Thank you very much. Thank you so much. Okay sir, I thank from the bottom of my heart कि सर आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, सारी क्यूरीज हमारी पूरी की। सर थैंक यू सो मच। और आगे मैं चाहती हूँ कि सर आप हमारी एसोसिएशन से जुड़े रहें, तो हमें बेनिफिट होगा सर आपकी नॉलेज से। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद। ब्लेस यू। Bless you. Thank you so much. Bless you. Thank you. Now I invite Kanika Verma ma'am for her lecture. But before inviting her, I want to say a few words about her personality. We welcome Kanika ma'am in our Jai Hind Abhiyan for awareness of COVID. As you see, ma'am, in this pandemic, we are facing a lot of difficulties, and people they are falling sick. तो कैसा होना चाहिए, इसके लिए आपने you have chosen a very good topic कि कैसे हम प्रोटीन डाइट को अपने भोजन में बढ़ाएं, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि प्रोटीन हो। Kanika ma'am, she is associate professor, Department of Home Science, Maharani College, University of Rajasthan. She is teaching since 1996. Her research area is home science. That is the health food, women health, clinical nutrition, geriatric nutrition. She has completed 4 projects. She has 40 publications, 3 chapters in books, and articles in magazine. She blogs on soul and body nutrition. She has 8 students have been awarded. 8 students have been awarded PhD under her, and 1 is postdoctorate. मोहसिन साहब आवाज आ रही है?
मोहसिन साहब आवाज आ रही है, आप थोड़ा ध्यान रखें, माइक बंद करें। माइक्रोफोन ऑफ। एंड शी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन डायट्रिक एसोसिएशन। शी इज प्रेसिडेंट ऑफ होम साइंस एल्यूमिनी एसोसिएशन। She has been invited for many lectures for public health, elderly and school children regarding nutrition and healthy lifestyle. And she also gives lectures on lifestyle diseases. She is a counselor of cancer patients working actively with Rajasthan Cancer Association. Great, ma'am. You are doing great service to the humanity, and we invite you in this session of Jai Hind Abhiyan. Over to you, ma'am. Ma'am, your microphone. Microphone. Okay. Can you hear me now? Yeah. Welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sabiha. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसमें कुछ योगदान दे सकती हूँ। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ कि कोविड में अपने न्यूट्रिशन का, अपने पोषण का कैसे ध्यान रखेंगे। तो मैं अपना प्रेजेंट करती हूँ पीपीटी। एक मिनट, क्या आपको मेरी पीपीटी दिख रही है? ओके। तो मैं बात करना चाहती हूँ न्यूट्रिशन केयर ड्यूरिंग कोविड। अब न्यूट्रिशन, अब हम जानते हैं कि हमारा देश क्या पूरी दुनिया अभी इस समय इसकी गिरफ्त में है कोविड के, और न्यूट्रिशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है उन कोविड से बचाने के लिए। जिनको कोविड हो जाए उनको वापस रिकवरी के रास्ते पे लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा न्यूट्रिशन अच्छा हो, क्योंकि कोविड में क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत कमजोरी हो जाती है और बहुत लंबे समय तक लोगों को थकान और फटीग और लेथार्जी रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोविड के इस पूरे कोरोना काल में हम दोनों तरह के लोग, जिनको कोविड हो गया है और जो अभी तक कोविड से बचे हुए, दोनों को अपने पोषण का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो क्यों जरूरी है, हम क्यों न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इम्यूनिटी, जो हमारी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसके लिए अच्छा पोषण होना, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, यानी पूरा पानी पीना और अच्छा न्यूट्रिशन करना, एक संतुलित आहार लेना, इससे क्या होता है, हमारा इम्यून मैकेनिज्म, हमारा जो इम्यूनिटी है या जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता है शरीर की, वो अच्छी उभरती। तो अब क्या कोई एक मैजिक पिल है, क्या कोई एक जादू की पुड़िया है जिसको हम खा के हेल्दी रह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज नो मैजिक पिल। कोई जादू की पुड़िया नहीं है, कोई एक ऐसा भोजन नहीं है जिसको खाकर, जैसे आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया पर हो रहा है कि ये खाने से कोविड नहीं होगा या ये पीने से कोविड नहीं होगा। ऐसा कोई भोजन, कोई दवाई नहीं है जिससे आप कोविड से बच सकते हैं। मगर क्या है, पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज है जिसको अडॉप्ट करके हम कोविड के काल में हेल्दी रह सकते हैं। तो मैं 3 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगी कोविड और न्यूट्रिशन में। मैं 3 एस्पेक्ट लेना चाहती हूँ। पहला है फूड सेफ्टी। हम अपने भोजन को कैसे, हम फूड सेफ्टी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि भोजन से भी कोविड हो सकता है। दूसरा चीज है कि हम अपने इम्यूनिटी को, हम अपने शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को कैसे ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे ज्यादा मजबूत बना सकते हैं एक संतुलित आहार से। और तीसरी चीज है कि जब कोविड हो जाता है तब हम कैसे उसमें से अच्छी तरह रिकवर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक बॉडी है FSSAI, जिसका ईट राइट इंडिया मूवमेंट है। उन्होंने ये कुछ टिप्स दे रखे हैं हमारी फूड सेफ्टी के बारे में, कि जैसे कि कच्चे फल और सब्जी को साफ पानी से धोना है, जो हम नॉन वेज खा रहे हैं उसको अच्छी तरह पकाना है, पानी पीना है, बर्तनों की शेयरिंग, पानी के ग्लास की या बॉटल की या कप की शेयरिंग नहीं होगी, और हमारे जितने सर्फेसेस हैं उनको हम साबुन से या एंटीबैक्टीरियल या सैनिटाइजर से साफ करेंगे। तो
और जो फूड हैंडलर है, फूड हैंडलर कौन होता है? वो व्यक्ति जो खाना पकाता है, जो बाजार से खाना लेकर आता है, या जो खाने को घर में स्टोर करता है, या जो दूसरे लोगों को खाना परोसता है, ये सब फूड हैंडलर्स होते हैं। इन सब को जरूरत है कि वो इन सब फूड सेफ्टी के पॉइंट्स को ध्यान रखें। और अगर हम बीमार हैं, अगर हमें हल्का बुखार है या बॉडी एक है या खांसी जुकाम है, तो हमें फूड हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे आपके ग्रुप में, और हम जानते हैं कि इस समय बाहर से खाना ऑर्डर लोग कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है करने में, पर उसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, कैश ट्रांजैक्शन मत करिए, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी करिए। यानी आप जब उससे लेते हैं तो आप उनको, उस व्यक्ति को बता दीजिए, वो जो भी जोमेटो स्विगी का व्यक्ति है, कि आप भोजन यहाँ रख दीजिए और आप उसको थोड़ी देर बाद जाके लीजिए। अब मान लीजिए आपने पिज्जा मंगवाया है, तो पिज्जा जिस डिब्बे में आया है उस डिब्बे को फेंक दीजिए और उस पिज्जा को अपने रसोई की एक प्लेट में ट्रांसफर करिए। उसके बाद अपने हाथ धोइए और उस जो बाहर से कंटेनर आया है उसको आप फेंक दीजिए। तो अगर आप ये थोड़े से पॉइंट्स ध्यान रखेंगे तो आप बाहर से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं कहूंगी कि इस समय घर का भोजन ही खाइए, लेकिन क्योंकि यंग लोग हैं, यंग बच्चे हैं, और वो कभी ना कभी तो बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे, इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने कुछ न्यूट्रिशन एडवाइस दिया है ड्यूरिंग कोविड। ये जो कोरोना काल है, इसमें हमें क्या चीजें न्यूट्रिशन से रिलेटेड ध्यान रखने की है। पहला है कि हमें इस समय संतुलन, देखिए मैं न्यूट्रिशन पढ़ाते हुए मुझे 30 साल हो गए और मैं हमेशा ही इसे ये कहती आई हूँ कि हम सबको एक संतुलित आहार लेने की जरूरत है, लेकिन इस समय सबसे अधिक जरूरत है एक बैलेंस डाइट या संतुलित आहार लेने की। फिर जितना कोशिश कीजिए कि जितना हो सके फ्रेश और अनप्रोसेस्ड भोजन लीजिए। अनप्रोसेस्ड का मतलब होता है, प्रोसेस्ड फूड उसको कहते हैं जो पैकेट में आता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा भोजन खाइए जो घर में ही बना हुआ हो। पानी पीजिए, कम से कम 1.5 या 2 बॉटल पानी, 1.5 से 2.5 बॉटल पानी हम सबको पीने की जरूरत है, क्योंकि हम जितना पानी पीते हैं उतना हम हेल्दी रहते हैं। और नमक, चीनी और फैट को थोड़ा कम करना और फिजिकली एक्टिव रहना है। यानी हमें, अगर मैं 2 शब्दों में कहूँ तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की जरूरत है। अब ये जो मैं इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इम्यूनिटी हमारे को शरीर को रोगों से बचाती है। तो आप जैसे आप देख रहे हैं कि एक अम्ब्रेला है, छतरी है, लेकिन अगर इस छतरी में कुछ छेद हो जाएंगे तो वो बारिश का पानी अंदर आ जाएगा। तो कौन से कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी, पुअर इम्यूनिटी बन सकती है? पुअर ईटिंग हैबिट्स। अगर आप हेल्दी भोजन नहीं खा रहे, अगर आप जंक फूड बहुत सारा खा रहे हैं, फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, फ्राइड खाना खा रहे हैं, अगर नींद और रेस्ट पूरी नहीं ले रहे, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ लोगों में कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं जिनका कुछ नहीं किया जा सकता, अगर स्ट्रेस है, इस समय मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है लोगों में, तो मानसिक तनाव से भी पुअर इम्यूनिटी बनती है। फिर कुछ लोग हैं जैसे कि हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, ये सब की इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है। अब तो कोविड के समय हमें किन भोजन, कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है? एक है विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। विटामिन ए किसमें होता है? जितने येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड फ्रूट्स होते हैं, यानी जो ट्रैफिक लाइट्स के कलर्स हैं, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इस रंग की जो फल और सब्जियां होती हैं, इन सब में विटामिन ए है। तो आम है, पपीता है, गाजर है, इन सब में, कद्दू है, इन सब में विटामिन ए है। जितनी हरे पत्ते की सब्जियां हैं, तो अगर ये हम अपने भोजन में प्रतिदिन लेंगे तो हमें विटामिन ए मिल जाएगा। फिर विटामिन सी। विटामिन सी होता है आंवले में, नींबू में, मौसमी में, संतरे में, अमरूद में। तो इन सब को लेने से हमें विटामिन सी मिल सकता है। फिर जिंक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। फिर प्रोटीन,
प्रोटीन अप के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में भी बताऊंगी। तो ये न्यूट्रिएंट्स अगर हम अपने भोजन में लेते हैं तो हम अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं और कोविड से बच सकते हैं। ये अभी जैदी साहब ने कहा था कि हमें एक साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है और हमें अपने फैक्ट सही लेने की जरूरत है। तो ये मैं आपको एक बता रही हूँ कि FSSAI का एक डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। ये मैंने इसका ये दिया है, इसका लिंक दिया है। इस छोटी सी किताब में सारी, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इसमें वो सब चीजें अवेलेबल हैं जो हमको कोविड और भोजन के बारे में जो भी डाउट्स है वो आप इस किताब को पढ़ के देख सकते हैं। ये ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। तो कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है हमारी रसोई में ही अवेलेबल हैं, जैसे कि जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, कर्क्यूमिन, जिसमें कर्क्यूमिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता, लेमन ग्रास, सिनेमन, स्टार एनीस, एलोवेरा जेल, ये सब हमारी रसोई में ही अवेलेबल है और ये सब हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। ये देखिए, ये सब चीजें हमको बहुत इजीली अवेलेबल, अगर हम इनको अपनी डाइट में प्रतिदिन काम में लेते हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, आंवला, काली मिर्च, अनियन, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड, ड्रम स्टिक, कोकोनट वाटर, हनी, मुलेठी, ये सब चीजें अगर हम अपनी डेली डाइट में यूज करेंगे तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जो कोविड पेशेंट्स हैं, यानी कि जो मरीज हैं जो कोविड से सफर कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लेफ्ट ओवर फूड टू बी ट्रीटेड एज मेडिकल वेस्ट, यानी आपने उनको जो प्लेट्स दी है खाने की, उसमें जो भी खाना बच गया है उसको आप फेंकेंगे, उसको मेडिकल वेस्ट की तरह यूज करेंगे, क्योंकि वो अगर उसको कोई दूसरा व्यक्ति यूज करेगा तो वो कोविड का शिकार हो सकता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू बी एडवाइज्ड एज पर टॉलरेंस। प्राणायाम इस समय बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। Having balanced diet, providing oral nutrition supplements, ये सब कुछ न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस हैं। अब कुछ लोग हैं जो जिनको कोविड हो जाता है लेकिन उन्हें कोई और परेशानी नहीं होती, तो उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है, उन्हें घर में ही रखा जाता है। तो उनके लिए हम किस प्रकार से भोजन बना सकते हैं? एक ये देखिए, ये व्यक्ति अंदर कमरे में है और उसके बाहर टेबल पर भोजन रखा हुआ है जिससे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। इसमें हमें एनर्जी रिच फूड, मीट, मिल्क, ये सब कुछ ये मैं आपको भी बताऊंगी डिटेल में। बहुत सारी फल और सब्जियों का सेवन करें वो। उसके बाद अगर गले में तकलीफ है तो चाय जैसे, जिसमें कि तुलसी, अदरक, टर्मरिक, ये सब चीजें हों। क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहे भोजन से ले चाहे सप्लीमेंट से ले, इसको हम हल्दी और नींबू की चाय में ले सकते हैं, गार्लिक यानी लहसुन में ले सकते हैं, ग्रीन टी में ले सकते हैं, सूप्स और फ्रूट्स में हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। ये सब जानते हैं कि गुनगुने पानी से गरारा या गुनगुना पानी पीने से भी हमें मदद मिलती है। जिन लोगों की ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, यानी कि जिनको डायबिटीज है या जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो उनको एक हेल्दी भोजन, यानी ये देखिए, ये जो हमारा NIN है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उन्होंने एक ये प्लेट बनाई है कि हमारा दिन भर का भोजन ऐसा होना चाहिए। तो हेल्दी डाइट में देखिए, आधी प्लेट में तो फल और सब्जी है, 1/4 से ज्यादा प्लेट में अनाज है, लेकिन अनाज एक ही तरह का नहीं है, उसमें सब प्रकार के अनाज है। उसमें गेहूं भी है, मिलेट्स भी है, बेजड़ भी है, और दालें और दूध या दही, ये तो, और थोड़े से नट्स एंड ऑयल्स। ये हमारा हम जब इस प्रकार का भोजन लेते हैं, और देखिए तेल की मात्रा कितनी कम है, हम जब इस प्रकार का भोजन लेते हैं तब हम वो
हम उसको पूरा पोषक संतुलित आहार मानते हैं। ये देखिए, ये एक संतुलित आहार की मैंने आपको डायग्राम बताया है कि इसमें अनाज और दालें तो आपको अच्छी मात्रा में लेनी है, फल और सब्जी जितना चाहे खाइए, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि चीज, मीट, चिकन, फिश, इसको थोड़ा मध्यम मात्रा में खाइए, और तेल और मीठे पदार्थ ये सबसे कम खाने हैं। तो इसमें कोविड में प्रोटीन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन से हमारे शरीर में, जो प्रोटीन का काम क्या होता है, हमारे शरीर में रिपेयर करना। तो जब हम अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं तो हमारी रिकवरी बेटर होगी कोविड से कम हर मील में 25 से 35 ग्राम प्रोटीन, और अगर जो हम स्नैक्स खाते हैं उसमें 10 से 20 ग्राम प्रोटीन। ये देखिए, काबुली चने की चाट का मैंने एक पिक्चर दिया है। इस प्रकार की चीजें आप ले सकते हैं। कई बार जब लोग बीमार होते हैं तो उनका वजन भी कम हो जाता है, तो और भी ज्यादा जरूरत है कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन लें। तो प्रोटीन कैसे मिलता है, ये देखिए, मैंने आपको एक ही पिक्चर दिखाई है। इतनी हथेली में जब आप दाल लेते हैं, ये 30 ग्राम दाल है। इस दाल से हमें अब लगभग 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी 150 ml यानी एक छोटा ग्लास, उसमें हमें 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो इतनी दाल प्रति व्यक्ति लेने की आवश्यकता है। आप ये प्लीज पिक्चर ध्यान से देख लीजिए, और हथेली में इतनी दाल लेंगे तो एक व्यक्ति को इतनी कच्ची दाल देने की जरूरत है। उसको पतला मत बनाइए, उसको गाढ़ा दाल को गाढ़ा बनाइए। एक अंडे में करीब 6.5 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है और चिकन और फिश खाते हैं तो उसमें आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो जो वेजिटेरियन है उनको दाल से, मिल्क प्रोडक्ट से अपने प्रोटीन की पूर्ति करनी पड़ेगी, लेकिन जितना ज्यादा प्रोटीन लेंगे उतना ज्यादा कोविड से रिकवरी बेटर होगी। दही को मैं हमारी इंडियन थाली में अमृत का दर्जा देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। ये पचने के लिए बहुत अच्छा है, प्रीबायोटिक है, और इसको कोशिश करिए कि घर का दही ही लें और इसको लो फैट मिल्क से बनाइए। ये देखिए, दूध, दही, पनीर, छाछ, ये सब, और हमारी सब प्रकार की दालें। इसमें अंकुरित दाल बहुत अच्छा स्रोत है। अंकुरित दाल के साथ ये देखिए, सोयाबीन और छिलके वाली दालें आप लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप धुली दाल लीजिए। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी की गोली खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नींबू में, आंवले में, अमरूद में, अभी गर्मी के दिन है तो आप नींबू पानी लीजिए, नींबू दाल में लीजिए, अपने सैलेड के ऊपर नींबू निचोड़िए। तो इन सब में आपको मौसमी है, किन्नू है, ये सब जो फल हमारे हैं, इनमें आपको अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिल जाएगा। विटामिन सी भी हमें कोविड से रिकवर करने में मदद करता है, और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करता है। फिर मैंने आपको बताया था कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये किसमें पाए जाते हैं? जितने भी प्रकार के बीज हैं, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, पंपकिन सीड्स, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में बहुत रिच हैं। वॉलनट्स यानी अखरोट, सोयाबीन, फिश, एग्स, चिया सीड्स को आप दही के अंदर डाल लीजिए और ऊपर से फ्रूट्स डालिए, तो आपका बहुत अच्छा एक स्वीट डिश बन जाएगी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी चाहे नारियल पानी के फॉर्म में हो, हर्बल टी के फॉर्म में हो, ग्रीन टी की तरह हो, छाछ लस्सी की तरह हो, पर हमारे को पूरे दिन भर में कम से कम 1.5 से 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता है। इससे हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया का जो तंत्र है, वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को बहुत हेल्दी बना के रखता है। तो पानी की मात्रा दोनों प्रकार के लोगों को, चाहे वो कोविड से रिकवर कर रहे हो, चाहे वो अपने आप को कोविड से बचा रहे हो, पानी की आवश्यकता सभी को है।
जिन लोगों को अनकॉम्प्लिकेटेड माइल्ड इलनेस है, ये हमारी एक एसोसिएशन है, इंडियन डायटीटिक एसोसिएशन, ये उनकी गाइडलाइंस है। आप इंडियन डायटीटिक एसोसिएशन की वेबसाइट पर भी अगर देखेंगे तो आपको ये सब पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसमें हम एक थोड़ा सा विटामिन डी का भी ध्यान रखेंगे। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, तो थोड़ी सी दिन में 15 से 20 मिनट धूप का भी एक्सपोजर करिए। और क्योंकि वो कोविड में से जो व्यक्ति ग्रसित है वो पूरा भोजन नहीं कर पाता है, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स कीजिए, यानी कि 3 मील्स, यानी सुबह नाश्ता, लंच और डिनर, और उसके बीच में कुछ स्नैक्स। इससे आपकी जो थकान है वो नहीं रहेगी, आपको एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा और आप अधिक भोजन खा पाएंगे। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। अवॉइड करिए तला हुआ, बहुत मीठा भोजन, जितनी भी तली हुई चीजें हैं उनको अवॉइड करिए, क्योंकि इस समय हमें अच्छे पोषण की जरूरत है, ना कि स्वाद की। तो अब और जो लोग हॉस्पिटल में गए, जो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और अब वो घर आ गए हैं, उनकी भी जो रिकवरी की जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा होता है। हो सकता है कि उन व्यक्तियों को बहुत थकान हो, बहुत वो अपने आप को थका हुआ महसूस करें, लेकिन ये अच्छे भोजन से और कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, उनसे आप इसको रिकवर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं। कीप ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। नोट करिए कि आपको जो भोजन की थाली थी उसको आपने आधा खाया, 1/4 खाया, 3/4 खाया। अगर आप आधे से कम ले रहे हैं तो आपको कुछ सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, चाहे तो उसको मिल्क शेक की तरह या लस्सी की तरह या दही की तरह उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी माइंडफुलनेस की जरूरत है। ट्रैक रखिए कि आप पूरा भोजन खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। कुछ लोगों में पुअर एपेटाइट होता है, फटीग होता है, ऐसा लगता है कि पूरा पेट भर गया और नहीं खाया जा रहा। इसके लिए ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स 4 to 6 times per day. Eat foods high in protein first at meal times. यानी कि अगर आपकी थाली में दाल, रोटी, सब्जी, दही और है, तो पहले आप दाल और दही खाइए जिसमें प्रोटीन होता है। उसके बाद आप चाहे आधी रोटी छोड़ दीजिए, लेकिन अपना दाल और दही पूरा खाइए। बीच बीच में आप दोनों मील्स के बीच में मिल्क शेक या इस प्रकार का कुछ ले सकते हैं। कुछ टेस्ट चेंज हो जाता है। कोविड का एक सिम्टम है कि टेस्ट बदल जाता है, टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाते हैं। तो जो भी हम खा रहे होते हैं उसमें हमें अच्छा स्वाद नहीं आ रहा होता। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भोजन को बहुत गर्म टेम्परेचर का ना करके उसको थोड़ा ठंडा करके खाइए। इस प्रकार की चीजें हैं जैसे कि नींबू का अचार है या चटनी है या नींबू का जूस है या कुछ इस तरह की सीजनिंग जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, ये डाल के आप अपने फूड को फ्लेवर कर सकते हैं। अगर आपका मुंह सूखा हो रहा है या माउथ बहुत ड्राई हो रहा है तो आप कुछ टॉफी या गम या सौंफ, मिश्री, इस प्रकार की चीजें रख सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आप अपने दांतों की हाइजीन की ध्यान रखें। सूखी खांसी भी होती है, ड्राई कफ होता है बहुत सारे लोगों को, उसके लिए स्टीम इनहेलेशन है। बहुत मीठे पदार्थ कोशिश कीजिए कि ना पीजिए, इससे डिहाइड्रेशन होता है, और स्टीम इनहेलेशन दीजिए। ये मैंने एक कोविड के मरीज के लिए एक सैंपल मेन्यू बना के आपको दिया है। शुरुआत आप कर सकते हैं भीगे हुए बादाम और किशमिश से। फिर ऐसा नाश्ता जैसे कि पोहा, चीला, उपमा, नमकीन सेवइयां, इडली, और उसके साथ अगर आप अंडा खाते हैं तो 2 एग वाइट, या अगर आप अंडा नहीं खाते तो उसके साथ पनीर और दूध जिसके अंदर हल्दी और सॉल्ट मिला हुआ हो। ये आप ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। उसी तरह लंच एंड डिनर में देखिए मल्टीग्रेन फ्लावर की चपाती या चावल, वेजिटेबल, दाल या कढ़ी, कोई भी हरी सीजनल सब्जी, रायता और सैलेड। और आप शाम के समय या तो अदरक की चाय या सूप या उसके साथ स्प्राउट्स चाट, पनीर का सैंडविच, रोस्टेड मखाना, मुरमुरा चना, ये सब ले सकते हैं। अगर पेशेंट को डायरिया है, क्योंकि बहुत सारे कोविड के मरीजों को डायरिया भी होता है, तब आप उसको खिचड़ी दे सकते हैं।
तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत आपने पेशेंटली सुना। मैं चाहूंगी कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें और सेफ रहें। थैंक यू। और मैं एंड करना चाहूंगी गौतम बुद्ध की सेइंग से, टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज अ ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रांग एंड क्लियर। तो अच्छा संतुलित भोजन खाइए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू कनिका मैम फॉर गिविंग सच अ नाइस लेक्चर। बहुत ही आपने अच्छा बताया, अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह का भोजन करें, हम संतुलित भोजन करें, और साथ साथ आपने ये भी बताया कि अपने मन को भी हमें स्वस्थ रखना है। तो बहुत आप धन्यवाद इतनी अच्छी हमें ज्ञान देने के लिए। एंड क्वेश्चंस, पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चंस? यस मैम। हाँ पूछिए। मैम मैं ये आपसे जानकारी चाह रहा था, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ, मैं एक चाहता हूँ। तो मेरे यहाँ पे हम लोग जो है फूड प्रोवाइड करते हैं बीपीएल्स को और लोअर जो जिन लोगों को खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा खाना दूँ। जैसे आपने बताया दाल है, चावल है, रोटी है, और जैसे आपने अभी एक और बताया सोयाबीन, तो मैं ऐसा और क्या उसके अंदर ऐड कर दूं जिसके अंदर मेरे बजट के अंदर मैं उनको प्रोवाइड कर सकूं प्रोटीन की चीज़ें, क्योंकि जो आपने ये सब चीज़ बताई है ये अपर मिडिल क्लास ही यूज़ कर सकता है ना मैम? लोअर क्लास, मिडिल क्लास और बीपीएल इसको यूज़ नहीं कर सकता है, नो चांस। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप हमें ऐसा सजेशन दीजिए कि मैं उस टिफ़िन के अंदर ऐसा कुछ जोड़ सकूं जो उनको मदद मिले, उनको थोड़ा सा जो इम्यूनिटी उनकी बढ़े, या कुछ भी ऐसा बता दीजिए कि मैं टिफिन के अंदर डाल के उनको प्रोवाइड कर सकूं। नहीं, आप बात ये सही कह रहे हैं। ये एक थोड़ी सी आयरनी है कि जितने भी भोजन जो जिसमें प्रोटीन होता है वो महंगे होते हैं जी। तो अगर आप ये ऐसा खाना भोजन दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो आप दाल दे रहे हैं जी उसको आप मिक्स करिए, है ना, क्योंकि जब आप दो प्रकार की दाल को मिक्स करते हैं तो उसकी प्रोटीन की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। अब मैं नहीं जानती कि आप अंकुरित दे सकते हैं कि नहीं अंकुरित के लिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स बहुत मुश्किल होते हैं। नहीं अंकुरित पॉसिबल नहीं होता। हाँ। इसके अलावा आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जैसे कि काला चने, जैसे दाल आप देते हैं, किसी दिन आप काला चना दे दीजिए। काला चना और दाल के दाम एक से होते हैं, लेकिन काले चने में थोड़ी प्रोटीन उनको और अच्छी मिल जाएगी। सोयाबीन की जो बड़ियां हैं जी, नगेट्स आते हैं, वो आप दे सकते हैं, है ना। वो उसमें भी क्योंकि वो 20 ग्राम सोयाबीन के नगेट्स में अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है। तो अगर आप अपनी किसी सब्जी में सोयाबीन की बड़ियां भी मिला दें कभी, है ना, क्योंकि वो आप पूरा अगर आप होलसेल में खरीदेंगे तो वो इतना महंगा नहीं होता। तो सोया चंक्स या सोया ग्रैन्यूल जो होते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं। आप किसी सोयाबीन की दाल भी दे सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन काला चना या सोयाबीन के चंक्स दे दें और दालों को मिक्स करिए। यानी एक जैसे अपने राजस्थान में पंचमेल की दाल होती है, बिल्कुल होती है मैम। तो जब हम एक से अधिक प्रकार की दाल को मिक्स करते हैं, या जब हम सीरियल और पल्स को मिक्स करते हैं, जैसे कि आप दाल और रोटी देते हैं, तो उसकी प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाती है। मूंगफली भी दी जा सकती है जी जी, थोड़ा सा रोस्टेड, और चना, भुना चना भी बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। मैम क्या है, ज्यादातर गट्टे की सब्जी और आलू की सब्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अब इसको हम चना में और सोयाबीन में कन्वर्ट कर देंगे। और मैं आपको एक और सजेशन दूंगी कि आप आलू के बदले, अगर आप, मुझे मालूम है जब आप इतना लार्ज स्केल पे बनाते हैं तो हरे पत्ते की सब्जी का लॉजिस्टिक्स थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप, आई एम श्योर आप अवेयर होंगे कि हमारे राजस्थान के गांव में एक सूखी एक चीज होती है जिसको कहते हैं पंसी, यानी कि चने के साग को सुखा के रख लेते हैं, उसकी पंसी बनती है। जैसे हम मेथी और पुदीना बनाते हैं ना, ये वाली जो सूखी हरे पत्ते की सब्जियां हैं
ये आप बहुत आराम से इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इससे उनको बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो उनके ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को बढ़ाएंगे। तो सूखे पत्ते की सब्जियां, सेंजने के पत्ते, जी आई डोंट नो अवेलेबल है कि नहीं आपके एरिया में, मगर सेंजने के पत्ते, जी मैं जोधपुर से हूँ, मैं अवेलेबल है ना? जोधपुर से अवेलेबल है। तो आप सेंजने के पत्तों को अपने कहीं सेंटर में सुखा के रख लीजिए और उसको आप अपने जो सब्जियां बनवाते हैं ना उसमें ऐड करते जाइए। ये जो ड्राइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भंडार है, यानी 5 ग्राम में आपको, और इसमें थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाएगा जब आप उसको ड्राई करके रखेंगे। ठीक है मैम। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने सेंटर पे सेंजने के पत्ते, पालक के पत्ते, चुकंदर के पत्ते, इनको सुखाकर अगर रख लें और उसका जो पाउडर है आप उसको ऐड करते जाइए। ठीक है, थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत इंफॉर्मेटिव हमें लेक्चर दिया और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर राइटिंग गुड कमेंट्स अपॉन यू, तो थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। अब मैं इनवाइट सभी, जय हिंद, और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच। नाउ आई इनवाइट Dr. Sanjay Bhargav, our next speaker for the session. Dr. Sanjay Bhargav. शायद संजय जी बाहर निकल गए, वापस हमको इनवाइट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी देखा था मैंने सर को। हाँ थे, पर वो शायद आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। ठीक। नहीं मैम, वो लेफ्ट हो गए हैं, ग्रुप से। हाँ सर, देख लिया, लेफ्ट हो गए, आप फोन करिए उनको। अच्छा, जब तक। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू। अभी मीटिंग करेंगे तो उनका कॉल आ गया होगा ना, डॉक्टर्स आर वेरी बिजी। He's coming. सर का कोई अर्जेंट कॉल आ गया था एंड ही इज कमिंग बैक। हाँ सर, वेलकम सर। आई वेलकम डॉक्टर संजय भार्गव इन अ जय हिंद अभियान सर। सर बहुत बिजी है बट स्टिल ही हैज गिवन हिज प्रेशियस टाइम टू अस। रियली सर, वी आर वेरी हेल्पफुल, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर योर कोऑपरेशन। अब मैं सर के बारे में बताना चाहती हूँ, अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सर बिजी भी है इसलिए वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन सर का बहुत बड़ा है, बट आई एम गिविंग हिम। Sir is MD from JLN Medical College, Ajmer. He is a principal specialist of anesthesiology and critical care in Satellite Hospital, Ajmer. सर को सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। उन्होंने he has worked for rural areas and tribal areas for the people. सर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई बार सम्मानित किया गया है सर की सर्विसेज के लिए। अभी भी देखा आपने सर को, देखिए he is such efficient. He doesn't waste a single moment. एक सेकंड भी होता है तो he goes for that work. He is very sincere and dedicated. और सर का जो है लेक्चर है वो कम्युनिटी अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ COVID-19. Over to sir. Sir, welcome in Jai Hind Abhiyan. Thank you, Dr. Sahab. Thank you, Dr. Sabia, and I thank Dr. Ripunjay Singh also for giving me this opportunity. कि मैं कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बता सकूं। आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी साफ? यस सर, यू आर ऑडिबल सर। थैंक यू सर। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको कुछ थोड़ा सा कोरोना की हिस्ट्री और ये वायरस कैसे क्या हुआ
और आगे इसके बारे में क्या हम सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। दिस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ एपिडेमियोलॉजी। किसी भी बीमारी के फैलाव, उसके विस्तार के बारे में, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में सारा पता करना, ये सब एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। तो कोरोना वायरस एक बहुत ही बड़ी एक फैमिली है, वायरल फैमिली, जिसका ये पार्ट है। ये हमारे कॉमन कोल्ड भी कॉज करता है ये वायरस, बट ये जो स्पेशल ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये साधारण जुकाम से लेकर अभी जो अपन देख रहे हैं बहुत सीवियर इलनेस, बहुत सीवियर बीमारी तक ये कॉज कर सकता है, जिसको कि हम कहते हैं सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस। तो सार्स कोरोना वायरस, और क्योंकि ये 19 के अंदर हमने इस वाले वायरस को आइसोलेट किया था, सो दिस इज सार्स कोविड-19 वायरस। ये वायरस सन 2002 में पहली बार आइसोलेट किया था इसको चाइना के अंदर, जब इसके कुछ पेशेंट्स वहां पे आए थे। फिर उसके बाद दूसरी, उस टाइम ये काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया गया था। उसके बाद इस वायरस से जनरली ऐसी डिजीज नहीं दिखी दुनिया में कहीं। फिर 2012 में MERS आया, विच वॉज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट मतलब जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी, वहां पे ये कोरोना वायरस इस तरह का पाया गया, जिससे कि कुछ सीवियर इलनेस और मतलब ज्यादा बीमारी आई। ये 2012 की बात है। उसके बाद 31 दिसंबर 2019, ये आप लोगों को भी पता होगा, इस दिन चाइना ने ये डिक्लेयर किया था कि भाई हम इस तरह से चाइना में कुछ बीमारी, कुछ पेशेंट्स आए हैं जिनमें ये कोरोना वायरस को आइसोलेट किया गया है। तब से ये बीमारी चल रही है। ये एक जूनोटिक बीमारी, मतलब कि जानवरों में पाई जाने वाली बीमारी है। ये वायरस जनरली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नहीं पाया जाता है। ये किसी तरह के जो अननेचुरल ट्रांसमिशन है, चाहे खाने के थ्रू या टच के थ्रू, सिविट कैट्स, बैट्स एंड स्नेक्स, ये 3 के रास्ते से ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आया। और अब ये हमारे अंदर, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया है, हमारे शरीर को इसकी पहचान नहीं है, हमारे अंदर इसकी एंटीबॉडीज नहीं है, तो हमारा शरीर ह्यूमन बीइंग्स का कई तरह से इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये बीमारी इस तरह से हमारे ह्यूमन बीइंग्स में आई। इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब किसी बीमार के संपर्क में आने से लेकर और इसके शरीर के अंदर मैनिफेस्ट करने तक का पीरियड भी 2 से 14 दिन तक का हो सकता है। एवरेज 4 से 6 दिन, 4 से 5 दिन, लेकिन 2 दिन से लेकर और 14 दिन के बीच में किसी भी इन्फेक्टेड आदमी के इन्फेक्ट होने से ये आ सकता है। इसकी जो ट्रांसमिशन रेट, मतलब एक पेशेंट अगर एक इन्फेक्ट हो गया तो वो कितना आगे फैला सकता है, वो लगभग 2 से 3.1% है, 2 to 3.1%। मतलब कि एक पेशेंट 2 या 3.1% को आगे इन्फेक्ट कर सकता है। अभी इस वाला जो सेकेंड वेव है, इसके अंदर कुछ ज्यादा ये आ रही है, इसकी डिटेल स्टडी अभी होनी बाकी है। वैसे इस वायरस और इस बीमारी के बारे में अभी बहुत कम टाइम हुआ है हमें इसको देखते हुए। तो इसके लाइफ साइकिल, इसका मैनिफेस्टेशन, इसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि किसी के हर शरीर अलग अलग क्यों रिस्पॉन्ड करता है, उसके ऊपर अभी तक स्टडी नहीं हो पाई है, डिटेल स्टडी होनी बाकी है। इसकी केस फेटेलिटी, मतलब कि जिसको अपन साधारण भाषा में बोले कि अगर 100 मरीज इस बीमारी के आए तो अभी हम देख रहे हैं कि डेथ कितनी होगी, लगभग 2%। अगर 100 मरीज आए तो उसमें से 2 की डेथ हो सकती है। ये इस बीमारी की केस फेटेलिटी रेट है। इसके अब कुछ साधारण जो फीचर्स हैं वो उसके बारे में हम बात कर लें कि इस बीमारी को हमारे फील्ड में, मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट में 3 तरीके से बांटा हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट
और सीवियर, इसके कुछ क्राइटेरिया है। माइल्ड डिजीज के बारे में आप लोगों को कम्युनिटी में कुछ पता होना जरूरी है कि आप लोग उसको पहचान सकें इस बीमारी को, और ये डिफरेंशिएट कर सकें कि कब इनको भर्ती कराने की जरूरत है या कब इनको इमीडिएटली दिखाने की जरूरत है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। माइल्ड मतलब कि जो साधारण तरह की बीमारी है, उसके अंदर जनरली सर्दी जुकाम के, गले में इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, जिसके अंदर बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाथ पांव में दर्द हो सकता है, लेकिन आपके जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपका 93-94 से ऊपर रहेगा। जो ऑक्सीजन हम नापते हैं वो 93-94% से ऊपर रहेगी। मॉडरेट के अंदर आपके ये सारे सिम्टम्स के साथ में आपके तेज बुखार हो सकता है और आपके थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये आपके जब ऑक्सीजन लेवल आप नापेंगे तो वो 93 से नीचे आएगा। ये आएगा मॉडरेट के अंदर, जिसमें कि आपको अस्पताल में दिखाने की, डॉक्टर से सलाह लेने की इमीडिएटली जरूरत है। माइल्ड डिजीज के अंदर अगर इस तरह से किसी के भी सर्दी जुकाम है और ऑक्सीजन 94 से ऊपर है, उसको होम आइसोलेट, आप उसको घर पे रख सकते हैं, घर पे अलग कमरे में आइसोलेट करके, और उनको सिर्फ पैरासीटामोल, उनको हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, जैसा कि इसके पहले लेक्चर में बताया, कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आइसोलेशन, हाइड्रेशन मतलब कि शरीर में पानी की कमी ना हो किसी भी तरह से, तो लिक्विड कुछ देते रहें गर्म उनको, और एक न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। बाकी छोटी मोटी दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले 4 से 5 दिन आपको वायरल डिजीज के अंदर एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं होती है। अगर आप सिर्फ पैरासीटामोल लेते हैं और सेट्राजिन वगैरह जो हम लोग देते हैं वो आप लें, जिंक, विटामिन सी, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन ये करते हैं, तो जो एसिम्टोमेटिक और या माइल्ड डिजीज में ही रहने हैं वो 4-5 दिन बाद ठीक हो जाते हैं। फिर वो मॉडरेट के अंदर अगर आगे जाते हैं, जिसके अंदर के आपका ऑक्सीजन लेवल 93-92 से कम आने लगता है, तब आपको आगे कुछ और दवाइयों की और केयर की जरूरत है। और फिर सीवियर में, जिसमें कि 90% से कम आपका सैचुरेशन है, जिसमें कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। अब कुछ चीजें ऐसी जो वार्निंग साइंस, जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि वार्निंग साइंस क्या है। एक तो बुखार का आना, 1-2 दिन बाद बुखार नहीं आ रहा है और ये फिर उसका वापस आना, तो या तो बुखार तेज हो या बुखार एक बार ठीक होने के बाद वापस आए, ये एक वार्निंग साइन है कि आपको आगे ब्लड टेस्ट, एक्सरे और डॉक्टर को दिखा के आगे जांचें कराने की, इलाज की जरूरत है। दूसरा होता है खांसी। अगर आपके इनिशियली खांसी नहीं है, बाद में अगर आपके हैकिंग कॉफ मतलब सूखी खांसी बढ़ रही है, तो आपको ध्यान देना है। और तीसरी चीज है, जब आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगे या आपको ऐसा लगे कि थोड़ा भी चलने में तकलीफ हो रही है आपको सांस के अंदर, इसके लिए एक बहुत अच्छा सिंपल सा जो टेस्ट है वो है 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट। 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट में क्या है, आप बैठे हुए अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन आप देखें कि वो कितना है, फिर 6 मिनट तक आप साधारण तरह से आप वॉकिंग करें, मतलब चलें, पैदल चल के 6 मिनट, और फिर आप वापस अपने ऑक्सीजन को टेस्ट करें। अगर पहले और दूसरे रीडिंग के अंदर 5% का डिफरेंस है, 5% कम हो रहा है चलने के बाद, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के भर्ती होने की जरूरत है। तो ये कुछ ऐसे डेंजरस साइंस हैं जिसका कि आप लोगों को कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को बताना है और इसका ध्यान रखना है। अब कुछ इसके प्रिकॉशन के बारे में आपको बता दूं। प्रिकॉशन के पहले मैं कुछ शब्दावली, कुछ ऐसे वर्डिंग्स हैं जो आप लोग सुनते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि हम इसको पहले ये मान रहे थे कि ये एपिडेमिक है। एपिडेमिक मतलब कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर ये बीमारी सिमटी हुई है, कि आप एक कंट्री में या एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये बीमारी सिमटी हुई है और ये पब्लिक के अंदर सिर्फ उसी एरिया में फैल रही है, तो इसको हम एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन हमने इसको बाद में नाम दिया पेंडेमिक।
पेंडेमिक मतलब कि ये बीमारी, ये वायरस ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं मानता है, इसके लिए पूरा विश्व, पूरे वर्ल्ड में ये कहीं पे भी हो सकता है या सब जगह हो रहा है एट प्रेजेंट। तो जब पूरे सारे कंट्रीज की पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है तो हमने इसको नाम दिया पेंडेमिक। और अब हम आगे ऐसा मानना है साइंटिस्ट का कि ये बीमारी ठीक होने के बाद भी एंडेमिक रह सकती है। एंडेमिक मतलब कि कुछ क्षेत्र में ये हर साल हो सकती है, जैसा कि जनरली इन्फ्लुएंजा के साथ होता है। हमारे पास स्वाइन फ्लू है, एवियन फ्लू, इसके ऑफ एंड ऑन केसेस आते रहते हैं। तो ये उस तरह से आगे इसका फ्यूचर ऐसा लगता है कि ये एंडेमिक हो सकती है, एंडेमिक रह सकती है। अब इसकी कुछ प्रिवेंशन की, कुछ बचाव की कम्युनिटी में हम कैसे कर सकते हैं, हम उसकी बात कर लें कि सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल डिस्टेंसिंग, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। हम नहीं कहेंगे क्योंकि जो भी रोगी, जो बीमार होते हैं, उनको सोशल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। जो इनका मानसिक, इस फिजिकल बीमारी के साथ जो उनके मेंटल स्ट्रेस, जो मानसिक तनाव जो उनको होता है, उसके लिए उनको सोशल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। किसी भी तरह से हम उनको सोशल सपोर्ट करें, तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। एटलीस्ट 6 फीट का फर्क रखें, 6 फीट दूरी हम रखें। आपस में हम कहीं पे भी जाएं, हम किसी से भी मिलें, एक तो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए, एक हमारा किसी से भी अगर मीटिंग भी है, किसी से हमें मिलना है, तो उसका समय सीमा निर्धारण करें। एवरेज ये माना गया है कि अगर 15 से 20 मिनट आपने किसी के साथ इंटरेक्शन किया है, तो अगर सामने वाले को आपने अगर 6-7 फीट का डिस्टेंस भी है, अगर उसके वो पॉजिटिव है तो वो आपको वो वायरस दे सकता है। तो जहां तक हो, मिनिमम कॉन्टैक्ट एंड फॉर मिनिमम टाइम पीरियड, जितनी काम की बात हो उतनी करें और वापस आप अपने घर पे आ जाएं। दूसरी चीज है मास्क। मास्क के भी बहुत सारे वेराइटीज, बहुत तरह की हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, उनके द्वारा प्रमाणित जो कुछ 6 प्लाई या जो भी मास्क होते हैं, सर्जिकल मास्क, उनको काम में लें जब भी आप, और अगर बाजार में बाहर जाए तो आजकल तो डबल मास्क का भी है कि डबल मास्क भी आप लें। इसके बाद हैंड हाइजीन सबसे जरूरी है। आपको बार बार साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर से ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा है बार बार साबुन से हाथ धोना। जब भी आप किसी चीज को टच करें, आप किसी से मिलें, किसी से बात करें, उसके बाद आप हाथ जरूर धोएं। फिर रेस्पिरेटरी हाइजीन, हमारा जो श्वसन का जो तंत्र है, उसकी हाइजीन के लिए हम स्टीम ले सकते हैं, हम गार्गल्स कर सकते हैं, इस तरह से। और रेस्पिरेटरी हाइजीन में सबसे अच्छी चीज है कि नेचुरल वेंटिलेशन और क्रॉस वेंटिलेशन को हम जरूर जगह दें, क्योंकि हर कमरे का नेचुरल वेंटिलेशन, जिस कमरे में हम हैं या जिसमें होम आइसोलेशन भी है, उसके अंदर नेचुरल वेंटिलेशन रहना चाहिए। प्रेफरेबली, आइडियली कहते हैं कि 160 लीटर पर सेकंड के हिसाब से एयर फ्लो वहां पे होना चाहिए। तो ये जो वायरस है, ये एक दूसरे से फैलने के इसके चांसेस कम रहते हैं। जैसा पहले के लेक्चर में भी मैंने सुना था, बताया था, प्राणायाम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, दे आर डेफिनेटली वेरी 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 इफेक्टिव। आपकी जो अपनी लंग्स की जो कैपेसिटी है, वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए नॉर्मल रूटीन में हम 40% काम में लेते हैं। 60% आपकी कैपेसिटी वो उस टाइम के लिए बची होती है जब आप भागेंगे या सीढ़ियां चढ़ेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, इसके लिए होती है। तो उसको अपने काम में लाने के लिए प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत फेवरेबल है और बहुत अच्छी है। और जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए स्पेशली ये ध्यान रखें कि फिजिकल एक्सरसाइज लिमिट करें जब तक आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी उसको अलाउ नहीं करती है। जिम जाना, एकदम जैसे बीमारी से ठीक हुए और वो एकदम जिम जाना शुरू कर देते हैं कि हम अपनी बॉडी बना लें, अपना किसी तरह से हम वापस नॉर्मल उसमें आ जाएं, ऐसा ना करें। धीरे धीरे फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सर्शंस धीरे धीरे बढ़ाएं और उसके बाद आप आगे अपना जो जिम वगैरह है वो सब करें। ये कुछ छोटी मोटी जो कम्युनिटी के अंदर हम देना चाहते थे बातें, वो हैं। अब अगर आप लोग और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो आई एम रेडी टू आंसर।
any questions about regarding treatment? थैंक्स डॉक्टर संजय। मैं पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आपने अपनी मेहनत के द्वारा अजमेर में ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करवाया और अजमेर वासियों के लिए बहुत बड़ा वो चीज है कि उपलब्धता है ये। और आपके साथ डॉक्टर पोरवाल उनका भी काफी उनका भी सहयोग इसमें रहा है। तो आपकी जो टीम है जिसने अजमेर के लिए इतना कार्य किया है, उसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ आप व्यस्त हैं और आपको ओपीडी से बुलवाया गया है जस्ट हम लोगों से बात करने के लिए। हमारे बीच में कर्नल चतुर्वेदी भी हैं आज, जो इन्होंने ज्वाइन किया है, और पौवाल जी भी हैं, और जो ग्रुप है हमारा उसमें आप जुड़े हुए हैं और हमें समय समय पर सहयोग देते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो। थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर संजय। थैंक यू डॉक्टर संजय सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा दिया और रिपुंजय सिंह सर के संग मैं भी टीम में हूँ, तो अब आप हमारी टीम। कैन यू हियर संजय सर? यस आई कैन हियर यू। बहुत अच्छा दिया 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और भी इंफॉर्मेशन दी। एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द ऑक्सीजन प्लांट दैट यू पुट रियली सर। एंड यू मतलब तभी आपको हमेशा अवार्ड मिलते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दैट इज द रीजन। कांग्रेचुलेशंस सर एंड बी विद अस हमारी एसोसिएशन के संग। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। एंड इफ यू हैव एनी पर्सनल क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज, you can means share my number and you can contact me, means आप लोग कर सकते हैं एनी टाइम। बिल्कुल सर, थैंक यू। नाउ आई इनवाइट तस्नीम अख्तर for her lecture, and she is going to talk only, she is going to take few minutes about the child psychology in COVID. Over to Tasleem. तस्लीम, कैन यू? हाँ, माइक्रोफोन तस्लीम, अपना माइक्रोफोन ऑन करो। तस्लीम अख्तर। हेलो मैम। हाँ आप। I want to say a brief about her. She has done PhD under me. She is at work at present. अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह डीएवी कॉलेज में जूलॉजी में वर्क कर रही है। एंड शी इज अ वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट। शी हैज 4 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जो कि स्कॉपस और पबमेड में है। एक प्रोजेक्ट भी इसने मेरे संग किया है और एंड हर वर्क इज गोइंग टू बी पेटेंट। कांग्रेचुलेशंस फॉर हर तस्नीम एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैम कैमरा ऑन करो, कैमरा। Yes, ma'am. I'm going to present on the PPT. But we cannot see you. Where is your camera? Camera on करिए। हाँ। Camera. We cannot see. हाँ ये तस्नीम। Ma'am, I'm going to present on PowerPoint. हाँ, बट आप दिख रही हो मुझे। वो अपने आप को नहीं दिखाना चाहती मैम, क्यों जबरदस्ती दिखवाना चाह रही है। अच्छा। एक्चुअली मैम मेरा कैमरा ऑन है बट वो विजिबल नहीं हो पा रहा है। देयर इज सम प्रॉब्लम मैम। मेरा कैमरा ऑन है बट आई एम नॉट विजिबल। पता नहीं ये प्रॉब्लम आ रही है, बट आई विल शेयर माय पीपीटी विद ऑल ऑफ यू। मैंने कुछ थोड़ा सा अभी जो तैयार किया है वो कोविड के इफेक्ट माइनर्स मीन्स जो चिल्ड्रन पे इफेक्ट आ रहा है उससे मैंने तैयार किया है। एक्चुअली अभी क्योंकि केसेस जो है वो चिल्ड्रन में भी देखे जा रहे हैं और इसके सिम्टम्स मोर और लेस सेम ही है जिस तरह के एडल्ट में होते हैं कि स्क्रीन इज विजिबल।
माय स्क्रीन इज विजिबल? हाँ, स्क्रीन विजिबल है आपका, आप चाहें तो इसको एनलार्ज कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए फुल स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। एनलार्ज कर लो उसको। एक्चुअली जो कोविड के इफेक्ट देखे जा रहे हैं वो बच्चों में हेल्थ इफेक्ट तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से अभी चिल्ड्रन पर भी इफेक्ट आ रहे हैं। जनरली अगर हम देखते हैं कि मैनी ऑफ देम जनरली कोई सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक है ये। माइल्डर सिम्टम्स में कहीं कहीं पर लो ग्रेड फीवर है, फटीगनेस है एंड कफ देखी जाती है। सीवियर कॉम्प्लिकेशन चिल्ड्रन से भी अपीयर होते हैं जो कि वेरी लेस कॉमन है, अभी तक जनरली कम देखे गए हैं, बट क्योंकि चाइल्ड में केसेस अपीयर हो रहे हैं तो एक कंसर्न का टॉपिक है। हम सीवियर कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं चाइल्ड में, तो यहाँ पर सीवियर डेंजरस कॉम्प्लिकेशन अकर होता है चिल्ड्रन में, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, MIS-C। इसमें ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये सारे के सारे सिस्टम पर एक साथ इफेक्ट डालता है कोरोना। हार्ट है, अदर ऑर्गन इन बॉडी है, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, किडनी, ब्रेन, स्किन, आई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो पूरे के पूरे, इसलिए इसका नाम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इसको हम कहते हैं। चिल्ड्रन पे एक साथ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन जब होती है, जब ये एक मल्टी सिस्टम एक साथ इफेक्ट पड़ता है इनका। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर फीवर जनरली जैसा एडल्ट में हो रहा है उसी तरह से इसमें फीवर देखा जाता है, फीवर लास्टिंग मोर देन अ कपल ऑफ डेज, रैशेस डेवलप हो जाते हैं, आईज पर मीन ब्लड शॉट आईज का आ जाता है। आईज में आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेड मतलब स्पॉट अपीयर हो जाते हैं, रेडनेस ऑफ द आई, स्टमक है, वॉमिटिंग, डायरिया, और कुछ में मतलब यहाँ पर लिम्फ नोड जो कि नेक में प्रेजेंट होती है वहां पर स्वेलिंग में आ जाती है, नेक पेन रहता है, और रेड क्रैक लिप्स ये भी देखा जाता है। टंग भी रेडर हो जाती है रादर देन यूजुअल, नॉर्मल जो पिंक कलर होता है तो ये रेड हो जाती है। इरिटेबिलिटी देखी जाती है, अनयूजुअल स्लीपीनेस और वीकनेस जनरली अकर होती है कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स में। ये लिम्फ नोड की स्वेलिंग इस तरह से बताई गई, जिसके कारण स्वेलिंग के कारण नेक में पेन रहने लग जाता है। तो जनरल ये तो जनरल है ही हेल्थ इफेक्ट, बट माय फोकस इज ऑन कि किस तरह से जो चिल्ड्रन की पर इफेक्ट इस कोविड पीरियड के आए हैं वो दो फॉर्म में आए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स में। बिकॉज मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रन हमारे यहाँ के जो चिल्ड्रन हैं, और इस दौरान वो मतलब हम अगर ग्रुप की बात करते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स है वह तो वैसे ही वल्नरेबल और डिसएडवांटेजेस कैटेगरीज में है, तो वो तो उस फेस कर ही रहा है प्रॉब्लम को। बट अगर हम नॉर्मल बात करते हैं क्योंकि जिनके पास सारी फैसिलिटी है, दे हैव वेरी गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, स्टिल दे हैव प्रॉब्लम। तो कुछ इम्पैक्ट इस लॉकडाउन पीरियड, इस कोविड के बच्चों की साइकोलॉजी पर आए हैं, तो वो है जैसे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट, वहाँ पर उन्होंने लर्निंग, न्यू एजुकेशनल स्किल्स उन्होंने सीखी हैं और अपने आप को इंडोर फिजिकल एक्टिविटीज में बिजी किया है। कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उनमें हुए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बिल्डअप हुआ है, अवेयरनेस डेवलप हुई है, और कि किस तरह से अगर अननोन डिजीज है और हेल्थ है उसके बारे में किस तरह से अवेयर हो सकते हैं, वो ये सब चीज उनमें डेवलप हो रही है। इनर स्टैंड डेवलप हो रही है कि किस तरह से फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह से वो फेस कर सकते हैं। वो रिलेशनशिप एंड एम्पैथी उनमें डेवलप हो रही है और अपनी फैमिली के करीब आ रहे हैं, कमिंग मोर क्लोजर टू फैमिली, फॉर्मिंग ए बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन, selfless developing selfless devotion towards humankind, बिना selfishness की humankind की तरफ डिवोशन उनका हो रहा है। क्योंकि जब स्कूल आधे टाइम उनका स्कूल में निकल जाता था, थोड़ा टाइम वो फैमिली को बिता उनको दे पाते थे, बट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक और लॉकडाउन की कंडीशन में वो घर पे रहे, तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके चिल्ड्रन पर, उसकी साइकोलॉजी पर निकल कर आए हैं। और जनरली हम देखें तो स्कूल और डेवलपिंग न्यू हॉरिजन्स बियॉन्ड होम इन स्कूल के अलावा भी उन्होंने न्यू हॉरिजन डेवलप किए हैं, और एज वेल एज वो नेचर को लव करना सीख गए हैं कि किस तरह से इनको नेचर को प्रोटेक्ट करना है, नेचर को लव करना है।
बच्चों ने बहुत सारी चीजें लॉकडाउन में सीखी है, कोविड के पीरियड में देखी है, बट इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट निकल के सामने आए हैं। वो जैसे कि अगर हम नेगेटिव इफेक्ट की बात करते हैं तो क्वालिटी में लॉस होती जा रही है, बिकॉज दे आर सेपरेटेड, वो सोसाइटी से कट हो गए हैं बिल्कुल एक तरह से। एजुकेशन का डिप्राइवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इनएडिक्वेट लर्निंग, लैक ऑफ डिजिटल, क्योंकि जो एक अभी हमने पहले ग्रुप डिस्कस किए हैं बच्चों के, जिस तरह से एक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप होता है, एक पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है। तो पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप इतना टेक्निकली इतना एडवांस ग्रुप नहीं है, तो वो वैसे भी पिछड़ता जा रहा है। तो इनएडिक्वेट लर्निंग, लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस, ये सारी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। ऑल इन एजुकेशनल आउटपुट, जैसे वाइड लर्निंग गैप आ गया, लो एंड हाई सोशल इकोनॉमिक ग्रुप में मैंने भी बताई दिया। एंजाइटी आने लग गई है अबाउट द फ्यूचर, what will happen in the future। ये जैसे कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि एग्जामिनेशन डिले होते जा रहे हैं, लेट बिगिनिंग ऑफ न्यू सेशन, तो आगे फ्यूचर के लिए लेकर के वो बहुत ज्यादा एंजाइटी उनमें होने लगी। डेवलपमेंट ऑफ एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन अबाउट फ्यूचर, हेल्थ इश्यूज, ये सब पॉइंट को लेकर उनमें एंजाइटी डेवलप होने लगी। और साथ में क्योंकि वो घर पे रह रहे हैं तो इंडोर एक्टिविटी में तो परफेक्ट होते जा रहे हैं, बट आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज उनमें कम होती जा रही है। प्रोन टू वेरियस, जिससे कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहना, जिससे कि वेरियस हेल्थ डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सब डेवलप होता जा रहा है। साथ में लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन और एग्रेसिव बिहेवियरल चेंजेस उनमें अपीयर हो रहे हैं। एक जगह रह रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, सोशल आइसोलेशन उनमें हो गया है। ये सारे कारण है इस कोविड पीरियड के। फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड इरिटेशन, दीज आर द सर्टेन नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके अलावा लेक ऑफ कॉम्पिटिटिव जोन, बिकॉज वो जब स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, दे आर एट होम, तो उनमें कॉम्पिटिशन वाला फीलिंग तो हटती जा रही है उनमें से। कॉम्पिटिटिव जोन उनमें खत्म होता जा रहा है। डिसकनेक्शन किसी स्कूल से हो गया है। लॉस ऑफ एंथुसियाज्म and interest to compete, addiction to social media, ये सब addiction to social media ये बढ़ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्थ के पर्पज से भी हार्मफुल है, अनदर चीजों में भी चिल्ड्रन को बिजी कर रहा है, जैसे कि साइबर बुलिंग हो गई, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एडिक्शन टू हार्मफुल सब्सटेंसेस, इंक्रीज रिस्क ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ये सब इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। एजुकेशन की कमी होती जाए, डिप्राइवल ऑफ एजुकेशन, डोमेस्टिक वायलेशन, क्योंकि घर में रह रहे हैं और क्योंकि एक जैसे अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, सोशल इकोनॉमिक ग्रुप उनकी इनकम पर डिपेंड कर रहा है। तो जब अभी लॉकडाउन में बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं, दे आर नॉट अर्निंग, तो डोमेस्टिक वायलेशन ऑटोमेटिकली अपीयर होता है, चाइल्ड अब्यूज होते हैं, चाइल्ड लेबर, ये सब का नेगेटिव इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ऑन डिसेबल्ड चिल्ड्रन पे भी इफेक्ट आते हैं। लैक ऑफ प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, इनमें ये सब चीजें कमी होती है कि एजुकेशन, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो ओवरऑल इसके नेगेटिव इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल और पॉजिटिव भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन को। वी डोंट नो कि किस तरह से हम फेस करें इस कोविड पीरियड को। अगर वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक यूज किए जा रहे हैं। स्पुतनिक रशिया से इम्पोर्टेड वैक्सीन है, बट और इंडिया में चिल्ड्रन पर अभी वैक्सीनेशन का काम चल ही रहा है। बट इन यूएस अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अंडर मतलब बिलो देन 12 ईयर्स चिल्ड्रन पर फाइजर को अप्रूवल मिल चुका है कि ये यूज की जा रही है। अभी भी ये ट्रायल कंडीशन है लेस देन 12 ईयर्स चिल्ड्रन पर। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं कि जैसे जनरल जो साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे कि इंजेक्शन साइट पर पेन होना, टायर्डनेस, हेडेक, चिल्स, मसल्स एंड फीवर्स एंड जॉइंट्स है, ये रहता ही है। जिस तरह से एडल्ट में भी हम अगर इंजेक्शन लगवाते हैं तो ये जनरली देखा जा रहा है वैक्सीनेशन से। तो कुछ So this was the Thank you, Tasneem, for the wonderful lecture you have given on effect of COVID on minor. तस्नीम ने बताया कि इफेक्ट है और कैसे किस तरह से एजुकेशन का है, ये डिफरेंट सारा है सोशल इकोनॉमिक ग्रुप में स्टूडेंट्स के। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरेस्टिंग information you have shared, and we are going to meet tomorrow
Thank you, Ripunjay Singh sir. Thank you, Anita ji. Thank you, Pallavi. Thank you, Anna and all who are present. And we are going to meet tomorrow at 11. Okay, Jai Hind. Jai Hind, madam. Thank you very much. Jai Hind. Jai Hind, Sabya ma'am.